Welcome to Real Talk. Today we have our guest, the one and only. माय नेम इज़ केनेडी बगरा। इसमें ज़्यादा कुछ मेरा तो इंट्रोडक्शन देने का नहीं है। हम एक एनजीओ से एसोसिएटेड है, मदर्स विजन करके। वी आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एडिक्शन प्लस ऑल द डिस्क्रिमिनेटेड एरिया जितना भी है आपका, जैसे कि HIV एड्स हो गया, मेल सेक्स वर्कर हो गया, फीमेल सेक्स वर्कर हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया। तो जितना भी डिस्क्रिमिनेट सोसाइटी है हम लोग उस पर काम करते हैं। एंड कमिंग टू माई सेल्फ, हम एक एक्स ड्रग यूजर हैं। आई एम ए रिकवरिंग एडिक्ट। आई हैव बीन टू एडिक्शन फॉर मोर देन 17 years, और आई हैव बीन टू ऑल द प्लेसेस वेर एवर एडिक्शन लीड्स। ये सिर्फ जोग्राफिकल लोकेशन का बात नहीं, बट इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कॉर्नर ऑल्सो। एंड कमिंग टू द वर्किंग विद दिस NGO, ये मेरा कोई एम में नहीं था, ये मेरा कोई आपका बकेट लिस्ट में नहीं था। वो मतलब चलते 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 करते करते यहाँ पहुँच गया, और अभी इतना तक आगे पहुँच गया कि यहाँ से अभी वापस जा भी नहीं पा रहे हैं। तो सो एवरीथिंग इज ऑन कंटिन्यूशन। आपको क्या चीज़ जो इन्फ्लुएंस की है कि आपको किसी और को भी हेल्प करना है, आपका एक्सपीरियंस का मुताबिक आप उसको क्योंकि हर कोई ये इनिशिएटिव को लेके इनिशिएट नहीं करता है, हर कोई ये नोबल वर्क को लेके, वो कोर्स को लेके उसका टूवर्ड्स में काम करेगा बोल के उसको कोई अप्रोच नहीं करता है। तो आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हो जिसके कारण आपको एक उम्मीद सा जागा कि आप मतलब कि आप बेटर कर सके, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें और किसी को हेल्प करें, तो उसमें आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप प्लीज़ थोड़ा हमें बता दीजिए। इस फील्ड में काम करने का मेरा एक सिंपल सा वजह है। ऐसा तो नहीं है कि हम अकेला इस फील्ड में काम कर रहे हैं बोल के, वो नहीं है। फ्रॉम डिफरेंट एंगल से ये आपका जितना भी आपका ड्रग एडिक्शन हो गया, आपका HIV एड्स हो गया, डिफरेंट एंगल से आदमी काम कर रहा है। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, रेस्ट ऑफ द सोशल वर्कर्स लोग भी काम कर रहा है। तो मेरा करने का तरीका ये है कि हम खुद भी समहाउ डाउन द लाइन इस चीज़ से हो के आया है। तो हम जितना भी काम करने वाला एरियाज़ को देखा है कि कहीं ना कहीं में कनेक्शन थोड़ा सा मिसिंग है। तो सिंस आई हैव लिव दिस लाइफ, तो हमको खुद को ऐसा लगा है कि शायद हमारा पास में उनके साथ में बेटर कनेक्शन हो सकता है क्या। तो ये सोच के करते गया, तो देखा है तो बहुत एरिया में ऐसे पाया है, काम करते वक्त ऐसा पाया है कि आ, खुद को हम रेस्ट ऑफ द सिस्टम से, रेस्ट ऑफ द मेथड से थोड़ा शार्पर वे में कनेक्ट होता हुआ पाता है। तो जब आपका शार्पर वे में कनेक्ट ये होते हुए पाने से हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा और रिजल्ट ओरिएंटेड भी होता है। तो इसी कारण से चल रहा है, कंटिन्यूशन में है। अच्छा, सो सर मेरा नॉलेज में हमको ये इन्फॉर्मेशन मिला है और हम भी काफ़ी रिसर्च किए हैं कि यू हैव हेल्प सो मेनी यूथ्स जो ड्रग एडिक्शन में था एंड दे आर इन अ प्रोसेस ऑफ रिकवरी राइट नाउ। सो आई थिंक देर आर मोर देन 50 to 60 यूथ जो ये चीज़ से रिकवर हो गया और अभी प्रोसेस में है, और काफ़ी लोग जो आपका ये अपना लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए ये अपना जो रिकवरी लाइफ है, और एट द सेम टाइम आई हैव हर्ड अबाउट रिकवरी क्लब ऑल्सो। सो आपको किसी को हेल्प करके जो आपको इनर फीलिंग्स होता है, तो मैक्सिमम आदमी का क्या है कि वी थिंक कि हम लोग किसी और के लिए काम कर दे रहा है, बट ये चीज़ हम लोग रियलाइज़ नहीं करता है कि दोज गुड थिंग्स रिफ्लेक्ट बैक ऑन अस। सो आपको कितना अच्छा लगता है आप किसी को हेल्प करते हुए, और जो क्लब में लड़का लोग हैं जो अपना लाइफ को इतना अच्छा से जी रहा है, और मेनी ऑफ देम आर लाइक अप्रोचिंग लाइफ इन अ डिफरेंट वे। सो आपको क्या फील होता है वो चीज़ को देखकर? इस ये सिर्फ ऐसा है कि ये आपका एक ट्रेडिशन वे में चल रहा है। हम भी इस ड्रग एडिक्शन में रह के बहुत ये साल तक भटकता रहा है। कोई आपको हमको रेमेडी दिखाई नहीं दिया, क्लू दिखाई नहीं दिया। तो हमको कहीं से मतलब ऐसा मिल गया कि एक 12 स्टेप प्रोग्राम करके भी एक तरीका है जिससे आपको मतलब सेपर वे में, ईजियर वे में आप लाइफ पूरी इंटीग्रेट कर सकता है। समथिंग वॉज गिवन टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज कंफ्यूज्ड। तो हम उसी चीज़ को लेके अभी जो आने वाला जो है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको ट्रेडिशनली उसको हम उनको देता जा रहा है। इट इज़ नॉट माई डूइंग, ये एक सिस्टम है, इसको आपको जैसे कि कैरिंग द मैसेज, और थोड़ा बेटर वे में ये चीज़ करने के लिए इसलिए वो हो पाता है क्योंकि सिंस मी माई सेल्फ हैज़ बीन टू द सेम प्लेस। तो जब ये चीज़ को हम करता है तो साथ में एक होप भी चलता है कि जब हमसे हो सकता है। वेरेज हम तो अभी जितना भी हम आपका लड़का लोग जितना भी आपका यूथ होता है, यूजर्स, उनका उनसे वर्स्ट कंडीशन तक हम पहुंचाए तो रोक बटन हिट किया है। तो उनको देख के लगता है कि अगर ये असली इतना हालात से वापस ज़िंदगी को जीने का कोशिश कर सकता है तो वो लोग थोड़ा ईजियर पोजीशन में होता है।
तो ऑटोमेटिकली जब ये चीज़ को कैरी करने से एलोंग विद द मिसेस होप भी जाता है। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम डूइंग इन वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो नहीं है। हाँ, एक एडवांटेज ये मिला है कि हम खुद भी इस ग्राउंड से होके आए हैं, तो ग्राउंड से होके चलने का कारण से विद द मिसेस, विद द सपोर्ट, एक होप भी चलता है। दिस इज द ओनली मतलब एक्स्ट्रा थिंग्स आई एम मूविंग विथ। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है रिहैब सेंटर को लेके पेरेंट्स में भी। इवन लास्ट टाइम मेरा एक कज़िन था, सो हर मदर, हिज मदर, वो आई वाज अप्रोचिंग हर लाइक आप उसको रिहैब भेजिएगा ताकि वो जो रिकवर हो के करके वो जो एक नया लाइफ शुरू कर सके। तो उसका आंसर क्या था बोलने से, सोसाइटी में हमको क्या बोलेगा, और आपका रिहेब सेंटर जाने से पब्लिक सबको मालूम हो जाएगा, मेरा फैमिली का नाम खराब हो जाएगा। सो हम उसको एक बात बोला था कि आप अपना बच्चा को बाहर में ओवरडोज होते हुए मरते हुए फेमस और ये लिकआउट होने देने मन है, या फिर अब रिहेब सेंटर से जाके रिकवर होके बाहर निकल के अच्छा सिटीजन बन के उसको सोसाइटी में रहने देने मन है। सो शी वाज लाइक, और बहुत सारा पेरेंट्स का ये भी है कि दे व्यू रिहेब सेंटर एज मेंटल इंस्टीट्यूट। वहाँ पे साइकोस होगा, वहाँ पे बहुत मेंटल इश्यूज वाला आदमी रहता है, ये सब बोल के देखता है। बट इवन मी आई नो कि ऐसा नहीं है। वहाँ पे बहुत सारा सेशंस होता है, बहुत डिप्लोमेटिकली काम को करता है, बहुत लेजिटिमेटली काम को करता है। इट्स जस्ट लाइक अ हॉस्टल। सो वो पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेगा कि आपका तो हम लोग का गालो सोसाइटी में हो गया, जो अरुणाचल का सोसाइटी है, मैक्सिमम सोचता है कि एक मेंटल इंस्टीट्यूट है, सोसाइटी में मेरा क्या नाम जाएगा, आदमी क्या सोचेगा कि मेरा बेटा रिहैब किया है। बट देन वो लोग वो ये चीज़ को रियलाइज़ नहीं करता है कि उसका बेटा बाहर में रह के ओवरडोज होने से कितना नाम और ख़राब हो सकता है। इंस्टेड ऑफ लाइक इफ़ ही गोज़ टू रिहैब, तो दैट विल बी ए गुड थिंग कि उसका एक पॉजिटिव आउटकम होगा कि रिहैब किया था, सुधर गया, अभी इतना अच्छा से रह रहा है, ही कैन बी एन एग्जाम्पल। सो उस बेसिस में आप क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं पेरेंट्स को? ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, इसको हमें क्लियर करना बहुत जरूरी है। हम इसको आपका 2-3 एस्पेक्ट में हम क्लियर करेगा। पहले बात पेरेंट्स का ये है कि अगर मेरा बच्चा या मेरा बेटा या बेटी अगर रिहेब चला जाएगा तो हमको आदमी किस निगाहों से देखेगा, राइट? यस। तो इसमें अभी आपका ऐसा है कि इसको हम पॉजिटिवली हम देखना है और प्रैक्टिकली देखना है। जब मेरा बच्चा जो है, बेटा हो बेटी जो भी हो, रिहेब नहीं जाके यूजिंग में घूम रहा है, वो भी दिख रहा है, उससे हमको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन हम अब रिहेब जाएगा और वो पीना बंद करेगा, उससे हमको प्रॉब्लम होगा। ये क्या लॉजिक है? ये एक्चुअली लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है। ये हो गया माँ बाप का रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अनदर कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो रिहेब को जो लेके है ना, हम आपका क्वेश्चन में एड ऑन करेगा। एक सब फैमिली का एक आपका कॉमन एक आपका एक पर्सपेक्टिव है कि रिहेब जाके भी क्या काम है, वापस आके ये वापस पी रहा है, वो वापस जाके पी रहा है। एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट, आपका रिहेबिलिटेशन हो, होम्यो हो, एलोपैथी हो, कुछ भी हो, आपका कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो आपका करंट प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट करता है, द प्रेजेंट प्रॉब्लम को। आपको रिहेब क्या करता है? द फैक्टर्स मेकिंग यू हेल्पलेस टू कंटिन्यू यूजिंग। आज भी यूज़ करना है, कल भी यूज़ करना है, परसों यूज़ करना है, मतलब कट नहीं करता है ना, चेन ब्रेक नहीं होता है। तो आप चेन ब्रेक नहीं होने से आपको एक फ्रेश न्यू से मूव ऑन करने का मौका नहीं मिलता है। और ये पे आपको क्या करता है, विथ डिफरेंट मेथड्स आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली किस तरीक़ा से अपना लाइफ को इंटीग्रेट करना है, वो मेथड आपको सिखा के आपका जो आपका कंटिन्यू चेन था, आज यूज़ कर रहा है, कल भी यूज़ कर रहा है, परसों भी यूज़ कर रहा है, उसको कट करके आपका जितना भी फैक्टर्स था जो आपको मतलब कंटिन्यू करना ही पड़ता है, सो नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, वो सब आपका जितना भी आपका कंपल्सिव जो आपका फैक्टर्स है उसको रिमूव करके आपको नॉर्मल इंसान बना देता है। जो इंसान अभी मतलब इफ़ यू विश, इफ़ यू हैव द विलिंग टू मूव ऑन, एक नया जिंदगी आप अगर जीना चाहेगा तो आज आप मजबूर नहीं। हाँ, आगे जाके फिर यूज़ करता है, सपोज दैट इज द फ्यूचर। ये आपका मेडिकल में भी होगा। अगर आप सपोज बुखार हो गया, सब सिंपल से बुखार हो गया ना, बुखार हो गया, आप अभी आप स्पेशलिस्ट का पास में भी जाइए, आपको अभी का बुखार के लिए दवाई देगा वो। अभी आप जैसे कि 1 महीना बाद में बारिश में भीग के फिर बुखार होने से बोल उसको एडवांस में दवाई नहीं खिलाई जा सकती। ये सेम सा एक चीज़ है ना। थर्ड थिंग,
ये पागल खाना है क्या, ऐसे है क्या, मेंटल स्टडी है क्या, वो नहीं, ऐसे नहीं। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है आपका री से कनेक्टिंग योर सेल्फ विद द लाइफ यू एक्चुअली मीन टू लिव। तो एक्चुअली मीन टू लिव में आपका जितना शॉर्ट कमिंग एंड डिफेक्ट्स है, जो आपको नॉर्मल इंसान के साथ में उठने बैठने, मतलब यू बिकम ए पर्सन हु इज नो लॉन्गर गुड सेफ प्लीजेंट टू बी एसोसिएटेड विद, यू बिकम ए पर्सन हु इज नो लॉन्गर गुड टू बी अराउंड। ये जो आपको बन गया है, उस चीज को आपको रिमूव करने के लिए मेथड आपका अंदर में डाला जाता है ना। वो मेथड को बोलता है आपका 21/90 डेज रूल। 21/90 डेज रूल का मतलब होता है दैट एनी काइंड ऑफ फर्स्ट एक्शन, आपका बॉडी का एनी काइंड ऑफ जो फर्स्ट एक्शन है, उस फर्स्ट एक्शन को आपका बॉडी को मसल मेमोरी होने के लिए 21 डेज लगता है। वो सेम आपका एक्शन, फर्स्ट एक्शन को मसल मेमोरी आपका 21 डेज होने के बाद उसको स्विफ्टली मूव करने के लिए, लॉक नहीं होकर मूव करने के लिए, विदाउट एनी लॉक मतलब ना, ग्रीजिंग के साथ में मूव करने के लिए 66 डेज लगता है। और वो आपका न्यू लाइफ स्टाइल बनने के लिए 90 डेज लगता है। इसको आप सिंपलेस्ट वे में कैसे समझेगा, जैसे कि सपोज हम राइट हैंडेड है, हमको राइट हैंडेड होने के लिए 90 डेज लगा, एक दिन में नहीं हुआ। और बाय एनी चांस अगर हम एक्सटेंडेशन हो जाएगा, हमको अगर पेरिस प्लास्टर करके रख देगा ना, और 90 डेज अगर हम इसको यूज करेगा, तो आफ्टर 90 डेज के बाद में इसको खोलने से मेरा ये जाएगा, लेफ्ट यूज होगा। हाँ, लेफ्ट यूज होगा। अच्छा। अगेन इसको वापस आने के लिए 90 डेज चाहिए। तो ये जो आपका 90 डेज का मेथड है, उस इंसान का ऊपर में, उस लड़का और लड़की का ऊपर में अप्लाई किया जाता है। मतलब 90 डेज तक यू विल बी केप्ट अगेंस्ट योर रेगुलर यूज, यू विल बी केप्ट अगेंस्ट योर मतलब चॉइस ऑफ सब्सटेंस। उसका अगेंस्ट में किस तरीके से सोचना है, बोलना है, करना है, उसका बगैर किस तरीके से जीना है। तो ये चीज करने से क्या होता है कि आफ्टर 90 डेज आप उसको खेदा के मत पियो करने के लिए जरूरत नहीं पड़ता है। आप उसको प्रिपेयर कर देते हैं, आप उसको मैन्युफैक्चर कर देते हैं, वो एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। दिस इज द रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। इसमें कंफ्यूजन होने का कुछ नहीं है। इन अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड, दिस इज 21/90 डेज रूल। आप गूगल करने से भी मिल जाएगा, ये आप साइंस बेस्ड हो। और रिहेबिलिटेशन सेंटर का आपका जो 12 स्टेप ऑफ नार्कोटिक एनोनिमस प्रोग्राम जो होता है, ये आपका साइंटिफिक एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल। हाँ, ये है आपका, ये एक इनवर्ड जर्नी है ना। क्योंकि अब हम लोग क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बाहर का चीज़ को चेंज करके खुद को बदलने के लिए करते हैं, वो तो कभी नहीं हो पाता है, इम्पॉसिबल है। हाँ, इसलिए उसका हम लोग मतलब अभी क्या रिवर्स कर देता है, अंदर से बदल के इसका जो इम्पैक्ट जो बाहर में जाएगा, वो इम्पैक्ट को आदमी देख के आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो हमारे साथ में ट्रीटमेंट को बदल दे, वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है। तो वो जो चीज़ को मतलब इट्स इनवर्ड जर्नी। तो इनवर्ड जर्नी के लिए मेथड अप्लाई किया जाता है, जिस मेथड का नाम होता है 12 स्टेप ऑफ नार्कोटिक एनोनिमस प्रोग्राम या 12 स्टेप ऑफ एल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम। तो ये जो आपका एल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम हो या आपका नार्कोटिक एनोनिमस प्रोग्राम हो गया, इस प्रोग्राम में एक इंसान को, एक यूजर को आपको 90 डेज प्रोटेक्ट किया जाता है, कंटिन्यूस साइकिल किया जाता है। तो उस साइकिलिंग से ऑटोमेटिकली आपका जो ओल्ड साइकिलिंग बंद हो जाता है, एक न्यू साइकिलिंग शुरू हो जाता है। तो ये जो न्यू साइकिलिंग उसका थिंकिंग में वो क्या हो जाता है, लिटिल बिट मोर सर्पन, फिजिकली लिटिल बिट मोर फिटर, और इमोशनली लिटिल बिट मोर बैलेंस्ड। अच्छा। तो ये जो चीज़ है उसको इंसान को नॉर्मलाइज कर जाता है। तो वो नॉर्मलाइज किया है, इंसान क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली अदर नॉर्मल वर्ल्ड के साथ में फिट बैठ जाता है। तो वो फिट बैठने का कारण से वो सोसाइटी में री इंटीग्रेट होता है, दे बिकम ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ये है इसका मेथड। और मैक्सिमम रिलैप्स का जो रीज़न होता है, फॉर एग्जांपल एक लड़का ट्राई कर रहा है कि उसको रिकवर होना है, सो विड्रॉल सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं आज। विड्रॉल सिम्टम्स आपका फिजिकल भी होता है और आपका मेंटली भी होता है। सो मैक्सिमम जो आदमी है, जो यूथ होता है, जो भी रिकवरी एडिक्ट होता है, वो लोग क्यों रिलैप्स होता है बोलने से, बिकॉज ऑफ दोज पेनफुल एक्सपीरियंस। वो लोग वो पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो लोग वापस सेम जगह में जाता है, वापस रिलैप्स होता है। सो ये चीज़ को आप अपना तरीका में आप एक्सप्लेन कैसे कर पाएगा कि मतलब इसका प्रोसेस कैसा होता है कि वो विड्रॉल को जो विड्रॉल का पीरियड होता है उसको कैसे करके एग्जीक्यूट किया जाता है कि वो नॉर्मलाइज होके आदमी जो फिर एक नॉर्मल वे में ज़िंदगी को जी सके। ये जो विड्रॉल जो है ना, हम लोग देखो जब भी हम लोग एडिक्शन के बारे में बात करेगा, एल्कोहलिज्म के बारे में बात करेगा, या आपका ड्रग यूज़ के बारे में बात करेगा, तो सबसे पहले हम विड्रॉल ही करता रहता है मतलब ना। लेकिन आप इसको आप अगर क्लोजली देखेगा, एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब इसको देखेगा ना, तो आपको पता चलेगा कि विड्रॉल जो है
आपका बॉडी पेन जो है, मतलब दर्द जो है, जो आपका खा नहीं सक रहा है, बैठ नहीं सक रहा है, नींद नहीं आ रहा है, दैट इज ओनली 20% ऑफ द प्रॉब्लम इन द एडिक्शन। 80% ऑफ द प्रॉब्लम क्या होता है, जो आपका इसको यूज करने के लिए, आपको सब्सटेंस को जो जुगाड़ करने के लिए, मीन्स टू गेट इट, मतलब ना उसको ऑब्टेन करने के लिए आप जो मेथड यूज करता है ना, और उस मेथड को यूज करने के लिए आप सारा आपका जितना भी आपका लिमिटेशन ब्रेक कर देते हैं। तो आप कोई लिमिट नहीं रखता है, कोई बाउंड्री आप मतलब मेंटेन नहीं करता है, कुछ भी कर जाएगा। तो उसको बोलते हैं मतलब डिसफंक्शनल साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इश्यूज। अच्छा। तो डिसफंक्शनल साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इश्यूज जो है, ये आपका 80% ऑफ द प्रॉब्लम होता है। सिर्फ अगर बॉडी का विड्रॉल की बात हो ना, तो इंटेंस विड्रॉल जो है आपका ओनली 72 आवर्स है, 3 That डेज। means 3 days. हाँ, ओनली 3 डेज। 3 डेज के बाद में दर्द होगा, लेकिन वो बर्दाश्त कर सकेगा वो। हाँ, 3 डेज तक थोड़ा आपका अनबेरेबल होता है, आफ्टर 3 डेज का आपका बेरेबल होता है। स्टिल देन आपको 90 डेज का पीरियड क्यों चाहिए? इन ऑर्डर टू वर्क विथ योर डिसफंक्शनल साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल दैट स्टीम प्रो एडिक्शन। आप यूजिंग करने का समय में आप जो अपना लिमिटेशन बैरियर सब जो गिरा दिया है, आपका डिग्निटी डिजॉल्व हो गया, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डिजॉल्व हो गया, तो उस चीज़ को वापस आपको रीजनरेट करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए इतना दिन लगता है। और ये चीज़ अगर हम डेवलप नहीं करेंगे तो क्या होता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब बैगेज ना, हम सब्सटेंस सिर्फ छोड़ा है, लेकिन सब्सटेंस को हम किस कारण से पीता था, क्यों पीना था, वो गायब नहीं होता है। इसलिए हमको क्या हो जाता है कि हम ट्रीटमेंट करके निकलने के बाद में भी हमको मेरा वजह अभी तक रह गया ना, सिर्फ बॉडी का पेन गया ना, बॉडी का पेन, रेस्ट ऑफ द आपका सोचने समझने करने बोलने का स्टिल है, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ घुस जाता है। अच्छा। इसलिए इसको हमको सिंपल समझना है कि आपका जो फिजिकल विड्रॉल जो है, दैट इज ओनली 20% प्रॉब्लम ऑफ द एडिक्शन। 80% of the problem lies in dysfunctional psychological and behavioral issue that is still from addiction. Which is inward, मतलब हाँ, inward. इंटरनली है। हाँ, इंटरनली है उसको मतलब आपका फॉर्मेशन, अब जिस तरीके से डिजाइन हो गया, जिस तरह का डिजाइन हो गया। और जो आपको विड्रॉल जो बोलता है, विड्रॉल तो आपका ऐसा है कि आप एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को एक पैटर्न में खुद का बॉडी में आपको ये आपका फ्लो करने देते 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 आपका बॉडी उसी सबसे ट्यून्ड हो जाता है। मतलब वो भी फ्यूल का जैसे काम करता है। तो ईच डोज 8 आवर्स, वो 8 आवर्स आपको चलाता है। सपोज इन द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड, आप अगर स्कूटी में अगर 1 लीटर तेल डालेगा तो दैट विल ट्रैवल एट द मोस्ट 60 किलोमीटर या 65 किलोमीटर लॉन्ग पे चलेगा। हाँ, सेम वो 1 लीटर तेल को आप अभी कार में डाल दीजिए, वो कार कितना तक जाएगा? एट द मोस्ट 15 to 20 किलोमीटर। Exactly. क्यों? क्योंकि इस स्कूटी का मैकेनिज्म ऐसा है और ये आपका कार का मैकेनिज्म ऐसा है। तो अभी हम ड्रग्स में दारू और अपना आदम में डालते डालते क्या होता है, मेरा बॉडी उस तरीके से मैकेनिज्म डेवलप कर लेता है। तो वो मैकेनिज्म क्या होता है, वो जो फ्यूल जो हम डाला है ना, वो हमको 8 आवर्स चलाएगा। अच्छा। 8 आवर्स के बाद में आफ्टर 8 आवर्स इंटरवल ऑफ टाइम अगर दूसरा डोज हम नहीं डालेगा तो मेरा फिजिकल डिसकोऑर्डिनेशन चालू हो जाता है। फिजिकल डिसकोऑर्डिनेशन मतलब ब्रेन का कमांड को बॉडी नहीं मानता है। जैसे कि बॉडी तो कभी भी हमेशा कापो बोल के तो कभी नहीं बोलेगा, तो शिवरिंग हो हम कभी नहीं बोलेगा, जल मत सेको, भूख मत लगो, प्यास मत लगो, मत सो सको, वो तो कभी नहीं बोलता है। तो ब्रेन तो हमेशा चाहता है ना कंफर्टेबली रहो, लेकिन वो ब्रेन का कमांड को वो बॉडी नहीं ले सकता है, जिसको मतलब फिजिकल डिसकोऑर्डिनेशन। वो कोऑर्डिनेशन और आपका बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। वो कोऑर्डिनेशन तभी आएगा फ्यूल जब डालेगा। हाँ, तो उस चीज़ का कारण से हम लोग उसको विड्रॉल जो करता है ना, ये इस विड्रॉल को बोलता है। वो आपका बॉडी जो है उस हिसाब से ट्यून हो जाता है, दैट इज विड्रॉल। बट आई थिंक सर कि इवन 90 days इज नॉट इनफ फॉर लाइक पोस्ट विड्रॉल, लाइक जो आपका एक आता है डिप्रेशन, एंजाइटी हो गया, आपका इवन मूड स्विंग्स भी होता है। तो वो जिसको कम्प्लीटली तो आई डोंट थिंक कि कोई भी नॉर्मल पीपल भी ऐसा होता है, आपका मूड चेंज होगा, मूड स्विंग होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन भी कभी कभी आना जाना होता है। सो उस बेसिस में एक रिकवरिंग एडिक्ट को कितना टाइम लगता है कि नॉर्मल होने के लिए, थोड़ा जो नॉर्मल आदमी फील करता है, जो रेगुलरली तो आपका हर कोई फील करता है, बट थोड़ा इंटेंसिटी ज़्यादा होता है मतलब एक रिकवरिंग एडिक्ट में, वो इनिशियल स्टेज में। तो वो स्टेज को पार करने का आपका टाइम ड्यूरेशन कितना है? आप उसको प्लीज़ थोड़ा बता दीजिए। इसका टाइम ड्यूरेशन बोल के बात नहीं है,
इसमें आपको ये आपका लाइफ लॉन्ग मेथड है ये लाइफ लॉन्ग मेथड है। हम एक ड्रग एडिक्ट है, एल्कोहलिक है, तो हम सीधा सिंपल से समझ लेना है कि ये जो चीज़ है, सब्सटेंस जो है, हमारा लिए नहीं बनाए है, सीधा समझ लेना है। दूसरा पी रहा है, दूसरा अगर आपका सोशल यूजर है, ओकेजनली पीता है, वो पीता होगा, मतलब दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज नॉट मींट फॉर मी, क्योंकि हम पिएगा तो हम रेगुलरली पिएगा, क्योंकि हम हमारा इसी तरीके से डिजाइन हो गया। आप उसको अनफॉर्चुनेट बोल लो, जो भी बोल लो, मतलब दिस इज नॉट मींट फॉर मी, ये सीधा सा बात है ना। और ये आपका लाइफ लॉन्ग पॉलिसी है, जिंदगी भर हम इससे दूर ही रहना पड़ेगा। यहाँ एक कंफ्यूजन होता है कि आदमी हम लोग क्या हिसाब करता है, सपोज जैसे कि हम लोग जब ट्रीटमेंट करने का समय बोलेगा कि आपको लाइफ लॉन्ग रहना पड़ेगा, नहीं पी के ना, आप इवन ब्लीचर तक टच नहीं करना है, काला पाँव तक टच नहीं करना है, हम लोग क्या होता है सुन के तक डर जाते हैं, वाह जिंदगी भर नहीं पी के कैसा रहेगा। आपको जिंदगी भर नहीं पीने के लिए नहीं बोला गया ना, आप सिर्फ आज मत पियो 24 आवर्स, रिपीट द सेम मेथड 24 आवर्स, रिपीट द सेम मेथड 24 आवर्स, वन डे एट ए टाइम। हाँ, और अगर आप बोलते हैं 24 आवर्स अगर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बोलते आप झूठ बोलते हैं। 24 आवर्स तो आप आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं। डू इट इन ए 24 आवर्स फॉर्मेट, जिंदगी भर के लिए मत सोचो, इतना फ्यूचरिस्टिकली नहीं सोचना है, एक चीज को एक दिन में एक हाँ बार ही बस, लो। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक हमको जीना है, हाँ। बस कल फिर वही रिपीट करना है, कल फिर मतलब यू जस्ट कीप इट सिंपल, इसको बोलते हैं ना कीप इट सिंपल, बेबी स्टेप में चलना है उसको, मतलब ना लिव फॉर वन डे एट ए टाइम। और सर एक ये बहुत थोड़ा पब्लिक को ये जो कॉमेडी क्वेश्चंस भी लगेगा, बट आई थिंक ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट फर्स्ट एपिसोड में भी हम नागो का साथ में भी सेम क्वेश्चन को पूछा था। सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस होता है एक यूथ में, एक बच्चा में, तो फॉर एग्जांपल आपको हम एक एग्जांपल ले लेगा, ये रैपर्स हो गया, तो मोस्ट ऑफ देम आपका जो उसको म्यूजिक वीडियो में होता है वीड, ड्रग्स, अल्कोहल, मनी, वो कल्चर को वो लोग प्रमोट करता है। एंड द यूथ, जो इनोसेंट यूथ होता है, वो सब चीज़ को देखते हुए वो लोग उससे इंस्पायर होता है, आई वॉन्ट टू डू द सेम थिंग। सो हमको ऐसा लगता है कि एडिक्शन का भी ये एक बहुत एक बड़ा रीज़न हो सकता है। बैंड्स बोलो, जो मेटल बैंड्स बोलो, रॉकस्टार लोग बोलो, बहुत सारा केसेस है ओवरडोज होके मरने का। वो तो आप कोई भी गूगल कर देगा, मैक्सिमम रॉकस्टार हो गया, रैपर्स लोग हो गया, फिर जितना म्यूजिशियंस लोग है, तो मैक्सिमम आपका ओवरडोज होता है। ऐसे इश्यूज बहुत होता है, कोई रिहैब जाता है, फिर रिलैप्स होता है, कोई सुसाइड कर लेता है, आपका सुसाइडल टेंडेंसी होके बहुत सारा आर्टिस्ट, रॉबी विलियम्स, ये क्या नाम था आपका, एक एक्टर भी है, वो लोग भी मतलब पूरा सुसाइड कर दिया। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स इन्फ्लुएंस आवर यूथ, जो इनोसेंट है, जिसको पता नहीं है, और ये एक कहीं ना कहीं तरीका से मतलब ये हमको एक कंट्रोल कर रहा है। कुछ है जो पीछे उसका, तो उसको इलोबरेट नहीं कर पा रहा है, बट देन एक कंट्रोल करने का एक तरीका है कि इफ दे कंट्रोल आवर माइंड देन दे कैन कंट्रोल एवरीथिंग। सो हम लोग का माइंड को अगर ये सब चीज़ से लिटर कर देता है, तब जाके हम लोग का माइंड जो कुछ भी अच्छा चीज़ नहीं सोच सकेगा। तो वो बेसिस में आप बोल के देखिए, क्योंकि बहुत सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस का बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जांपल आपका लड़की को भी देख लीजिए, बहुत सारा म्यूजिशियंस है लड़की लोग, nobody cares about Mother Teresa, nobody cares about जो IPS ऑफिसर जो है किरण बेदी, they don't talk about them, but क्या है निकी मिनाज, ये वो जो ट्वर्क करता है, so those kind of things are influencing our innocent girls also, so वो लोग भी वो बेसिस में लाइफस्टाइल को रहने का ट्राई करता है, and at the end of the day ड्रग्स या फिर कुछ एडिक्शन, कुछ अलग एडिक्शन या फिर प्रोस्टिट्यूशन में वो लोग घुस के लाइफ बर्बाद हो जाता है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। आपका वे में आप इसको थोड़ा इलैबोरेट करके देखिए। ये जो आपका क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत लॉजिक है, ये आपका प्रेजेंट देश का ना, इसमें दिस इज वेयर पेरेंट्स का और सोसाइटी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जो अभी हम जैसे कि बॉब मार्ली गांजा पी रहा है, भांग पी रहा है, आपका ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, इम्यूनियम ड्रग्स पी रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर, जो देख रहा है वो क्यों हो रहा है? हम लोग उस जो यूथ को या उस टीनेजर को हम लोग एकदम इंडिविजुअल छोड़ दिया है कि आप कहाँ में कनेक्ट होता है, कैसे कनेक्ट होता है, आप इंडिपेंडेंट छोड़ दिया तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो वहाँ कनेक्ट होता है। इसमें क्या हो रहा है कि डूज एंड डोंट का इंफॉर्मेशन जो है उसका अंदर में प्रॉपरली नहीं पहुँच रहा है। डोंट के लिए जैसे कि हम लोग कंटिन्यूसली उसको ये ऐसा करने से भी इसका क्या आपका मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, उसको हमको नहीं बता रहा है। उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि व्हाई यू शुड यूज, इम्यूनियम पीता है, बॉब मार्ली पीता है और इतना बड़ा बड़ा स्तर पीता है तो क्या है, वो मिल रहा है।
लेकिन उतना बड़ा बड़ा स्तर पी के उनका क्या अंजाम हो रहा है, उसको जो आपका डोंट जो है वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपरली नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है, exactly. तो ये जो डोंट का जो इन्फॉर्मेशन को कौन देगा? पेरेंट्स एंड सोसाइटी। यहाँ हम लोग क्या कर दिया कि यूथ को या टीनेजर हम लोग खुद से डील करने के लिए छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली वो लोग तो उधर ही डील करेगा ना। तो ये अभी आपका क्या है कि हम कलेक्टिव रिस्पॉन्स देना है। ये सुन के थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ये ट्रूथ होगा। अब आप देखिए, हम लोग का ट्राइबल सोसाइटी देखिए, ये जो हम लोग ट्राइबल सोसाइटी है 50 ईयर्स बैक इतना में तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ड्रग्स तो सॉरी हार्डली बन सकता, वो हालत था। हाँ, अभी का हालत देखो कितना डिस्ट्रक्टिव हो गया, मतलब आपका एडिक्शन का कारण से ना पूरा डैमेज है। अभी आपका अदर सोसाइटीज को देख लो, आप मारवाड़ी सोसाइटी को देख लो, बंगाली सोसाइटी को देख लो, वो लोग हम लोग से 200 ईयर्स पहले आपका मॉडर्न चीज को देख रहे हैं बोलने से भी होगा, ड्रग्स दारू को देख रहे हैं बोलने से भी होगा। अब कब देखा है कोई मारवाड़ी लड़का क्या यूथ ड्रग्स पी के दारू पी के रास्ते में गिरते पड़ते देखा होगा? नहीं देखा होगा, और देखने को रेयर साइट होगा। बंगाली देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन बंगाली एंड मारवाड़ी जिस सोसाइटी में रहता है उसमें ड्रग्स दारू का मतलब टच जो है, कनेक्शन 200 ईयर्स पहले से है। लेकिन उनका पास में क्यों नहीं है? उनका पास में इसलिए नहीं है कि उनका जो सोशल गार्ड जो है ना, द पेरेंट्स, द सोसाइटी, वो लोग इस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि उनका लाइफ तक ये चीज आने को नहीं मिलता है, बहुत बैरियर्स है। Exactly. तो बैरियर्स जो है रोकते 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 बाय द टाइम जब उसको पहुंचना होता है तो वो जो लड़का जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही मेच्योर हो जाता है ना। उसका अंदर में ये अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि दिस इज नॉट सपोज्ड टू बी यूज्ड, ये बहुत बेकार वाला चीज है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ में क्या हो रहा है कि ये जो आपका जो सोशल गार्ड नहीं है ना, वो जो लड़का है वो यूथ को उतना मेच्योर होने को ही मौका नहीं मिलता है। उससे पहले जो है वो सोशल गार्ड नहीं होने के कारण से वो पहुंच जा रहा है। अगर सोशल गार्ड हम लोग क्रिएट करें, जैसे कि आपका स्कूल में भी प्रॉपरली अवेयरनेस करता रहेगा, और गार्जियन लोग, पेरेंट्स लोग भी इसको मतलब आपको फोकस करके मतलब डूज एंड डोंट आपको बताता रहेगा। तो ये जो डूज एंड डोंट जो है, इसमें अभी एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनको जितना भी मीडिया से, आपका बॉलीवुड के अंदर फिल्म से आपका जितना भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि मतलब ये मॉडर्नाइजेशन का पार्ट जैसा उसको ये आपको पोर्ट्रे किया गया है, तो इसका अगर आप मतलब यू वोंट लुक कूल, इस तरीके से उनका ब्रेन में जो आपको रॉन्ग कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसका अगेंस्ट में हम लोग इसका जो डोंट है, डोंट का हम लोग इन्फॉर्मेशन भी उसको हम लोग इक्वल अमाउंट में हम प्रोवाइड करता रहना पड़ेगा। जब तक उनका पास में डूज का रीजन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली करेगा। इसलिए हमको उनको क्या करना होगा कि डोंट का रीजन हम लोग डूज से ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम और क्रिएट करना पड़ेगा। जिस दिन हम लोग उसको डोंट का आपका इंफॉर्मेशन ज्यादा दें, ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा। तो ये चीज को हम लोग थोड़ा ध्यान देना है। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज वाला ये एक वॉइस कोट्स है जो आपका थ्रू ही हम सुना है। सो हम ये चाहते हैं कि इवन आवर पब्लिक जो ऑडियंस जो बैठा हुआ है, सो इफ दे नो अबाउट इट, I think it will help many of the youths in order to overcome many obstacles in life. So आपका first quote है, when things get tough, only the tough gets going. And आपका second quote है, इतना चिंता करने का क्या जरूरी है बोल के, जो चीज को होना है वो चीज को हम लोग मत हो सोचने से भी वो चीज होगा ही है, और जो चीज को नहीं होना है उसको हम लोग चाहते हुए कि वो हो, लेकिन वो चीज होगा ही नहीं, तो बेकार में क्या वरी करना है। सो ये इतना पॉजिटिव कोट्स जो है, इट हैज अफेक्टेड सो मच इन माय लाइफ। और एक था कि आपका और एक था कि बीइंग एज अ मैन, हम लोग एक मास्कुलिनिटी का भी एक रोल होता है, दैट वी नीड टू फाइट टू सर्वाइव। तो वो बेसिस में और ये कोटेशन को मिलाते हुए आप कुछ हमारे जो ऑडियंस है उसको आप कुछ मैसेज, एक पॉजिटिव फीडबैक जो कि बहुत सारा यूथ हो गया, इवन आपका जो ओल्ड एज में भी होता है, एक मर्द हो गया, एक मर्द का रोल हो गया सोसाइटी में, उसको ये ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए ये आपका जो वॉइस वर्ड्स होगा वो बहुत इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो मेरा में बहुत किया। सो आई वांट यू टू प्लीज इलैबोरेट इन योर ओन वे। ये जो बता रहा है कि when things getting tough,
टफ गेट गोइंग, Only the tough kids. ओनली टफ Gets गेट going. गोइंग। ये जो आपको बता रहा है ये तो एक सिंपल सा फंडा है, इसमें आपका एडिक्शन होने से नहीं होने से वो बोल के नहीं है, क्योंकि लाइफ तो बेड प्रोसेस तो होता नहीं है। होता है। तो आप तो जिससे भी हालत में हो, आप तो हालत से ज़्यादा तो हार्ट बीट तो होना ही पड़ेगा, इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि इसमें तो ऐसे है, तो आपका तो ये ज़िंदगी तो बलिदान मांगता है, इसमें बिना बलिदान का आप यू वोंट बी फील गुड अबाउट योरसेल्फ, और बिना बलिदान का यू वोंट बी फील गुड अबाउट योरसेल्फ मतलब यू आर नॉट हैप्पी फॉर व्हाट यू आर। तो ऐसा होने से क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिकली हमको हैप्पी होने के लिए आर्टिफिशियल बिहेव ढूंढना पड़ता है। तो नेचुरली आपको हैप्पी होने के लिए आपको थोड़ा सिचुएशन और कंडीशन ज़्यादा टफ तो होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कमिंग टू द जो आपका जो बोला है कि जो होना है वो तो होएगा ही ना, तो जो नहीं होना है उसको जितना भी कोशिश करने से भी नहीं होता है। तो जो होना है वो होएगा ही, जो आपका ये चीज़ है। इसमें आदमी क्या हो जाता है कि जो होना है होएगा सोच के इसका मतलब हम लेट जाएगा तो जो होना है होएगा, नहीं होना है नहीं होएगा, ऐसा सोचता है, वो नहीं। इसमें आपका सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग है, होप और एक्सपेक्टेशन में फ़र्क होता है। एक्सपेक्टेशन होता है जैसे कि आपका कोई वजह नहीं है, ऐसे हम बोला कि कर्दन हमको पैसा दे देगा क्या, दैट इज एक्सपेक्टेशन, मतलब आई हैव नो रीजन नो राइट, सिर्फ सोच दिया। और होप होता है कि वन डे और अदर डे इन द पास्ट हमने आपको कभी मदद किया है। तो अभी हम जैसे कि हमको फील होता है कि हम कार्टर को मदद किया था तो कार्टर अभी हमको मदद करेगा, दैट इज होप। होप हैज अ रीजन। आप जैसे कि सिंपल वे में जैसे कि आप कुछ भी नहीं किया है, आप सोचते हैं कि मतलब पूरा मेरा पल पल निकाल जाओ, दैट इज एक्सपेक्टेशन। होप का मतलब होता है कि छोटा सा पौधा लगा के आप मतलब रुकना कि आपका 10 साल का बाद में बहुत बड़ा बड़ा पल निकलेगा, दैट इज होप। दैट इज होप। तो इसको सोचते हुए हम लोग, इस चीज को बेस करते हुए हम लोग ये चल रहा है कि जो चीज होना है वो होएगा ही, और जो चीज नहीं होना जितना भी कोशिश करने से भी और सोचने से भी वो नहीं होगा। दिस इज मतलब इसमें आपका होप और एक्सपेक्टेशन का ये कॉन्सेप्ट आता है, या में हम लोग इसको पादलिंग होता है ना, इसलिए होप और एक्सपेक्टेशन को पादलिंग नहीं होना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मास्कुलिनिटी, मर्द होने का, फाइट करने का, इवन वो एक्टिव एडिक्शन को लेके भी। ये इसमें आपका एडिक्शन को सिर्फ बोल के बात नहीं है, इस दुनिया में अगर आया ही है तो बोझ बनने तो नहीं आया है कोई, बर्तन बनने नहीं आया है, कुछ ना कुछ तो करने आया है। तो और कुछ ना कुछ करने के लिए बहुत पावर चाहिए, बहुत आइडिया चाहिए, बहुत स्किल चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, ऐसे वैसे चाहिए, वो नहीं है। कुछ करने के लिए सही मैंने एटीट्यूड चाहिए। मतलब आप खुद को इस तरीके से रखना है कि यू हैव टू बी समवन हु कैन थिंक बियॉन्ड हिमसेल्फ, एग्जैक्टली, फॉर द ग्रेटर कॉज। हाँ, वो आप इस तरीका से खुद को अरेंज करके रखना है कि आपको ये पता होता है कि आपसे आगे भी कुछ चीज़ है, यानी कि आपका फीलिंग्स है, आपका फैमिली का फीलिंग्स है, आपका हैप्पीनेस है, आपका फैमिली का हैप्पीनेस है, आपका हैप्पीनेस है, सोसाइटी का हैप्पीनेस है। तो हम लोग क्या करना है कि हमेशा अदर आदमी का हैप्पीनेस, सोसाइटी का हैप्पीनेस, फैमिली का हैप्पीनेस को प्रायोरिटी रखना है। अगर आपको जैसे कि यू हैव टू चूज द वन, अपना खुशी और उस साइड का खुशी, तो वाइजर इसमें होता है कि आप उस तरफ का खुशी को चॉइस करना है। इसको सिंपल में जो हम लोग बोलता है कि यू हैव टू बी समवन हु इज कैपेबल टू थिंक बियॉन्ड वनसेल्फ, दैट इज द मस्कुलिनिटी। मतलब एक मर्द होना है तो इतना तो सोचना पड़ेगा ना, इतना तो सोचना पड़ेगा, नहीं तो सुबह निकलेगा, अपना ही छिलेगा, मरेगा, खाएगा, सोएगा, वो तो जानवर का काम है। जानवर का तो कोई आपका मतलब ये इंटर रिलेशनशिप तो होता नहीं है, तो खुद निकला, खुद पेट भर गया तो सो गया, ऐसा तो हम लोग नहीं जी सकते ना। जानवर और इंसान में तो कोई खास फर्क नहीं होता है ना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का तो फर्क होता है। नहीं तो भूख भी जानवर को सेम, प्यास भी जानवर को सेम, इवन सेक्स भी जानवर को सेम। सिर्फ कपड़ा का फर्क में कैसे जानवर और इंसान का फर्क को डिस्टिंग्विश, वो तो नहीं होगा। तो इफ जीन्स इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन एंड एनिमल, तब तो वो तो बहुत कम, मतलब बहुत लो लेवल अर्थ है, मतलब ना, तो ऐसे तो नहीं जी सकता है। तो एक बीइंग एन ह्यूमन, तो यू हैव टू बी समवन हु कैन थिंक बियॉन्ड वनसेल्फ। एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस सर्कल में खुद को भी रखना है, एट द सेम टाइम अदर्स को भी रखना है। वो सर्कल का मतलब होता है आपका जैसे कि प्रोटेक्शन वॉल, मतलब ना आप वो जो प्रोटेक्शन वॉल को आप गार्ड करना है,
और उस प्रोटेक्शन वॉल के अंदर में जितना भी होता है सबको आप डिफेंड करना है, सबको सेव करना है। दिस इज हाउ यू बिकम ए मेंबर ऑफ ए फ्लोरिशिंग सोसाइटी। और इसमें ये चीज़ भी डायरेक्ट बेस्ड होता है कि व्हेन यू आर सर्विंग अदर्स दैट मीन्स यू आर सर्विंग योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल आप जैसे कि किसी और को प्रायोरिटाइज रखता है, फॉर एग्जांपल फैमिलीज हो गया, फ्रेंड्स हो गया, सोसाइटी हो गया, आपका ह्यूमन बीइंग हो गया, तो दोस द एक्चुअल हैप्पीनेस एंड जो मेजर होता है हैप्पीनेस का और जो एक्चुअल जो मतलब जो फील होता है गुडनेस का, सो आई थिंक कि वो चीज़ जो आप किसी को सर्व करते हुए अपना 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 से ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटाइज करते हुए वो फीलिंग्स एक्चुअल हैप्पीनेस जो होता है वो हम लोग का लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है वापस। सो उसी को लेते हुए आई थिंक प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एंड वी शुड पुट आवर people, our loved ones, our family members before us, so that we can prosper in life and live a content life. ये एक आदमी का एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि एक्चुअली बोलने से जितना भी ह्यूमन बीइंग है ना, वो चाहे कितना भी बड़ा काम कर रहा हो, छोटा काम कर रहा हो, एक्चुअली बोलने से इसमें कोई आपका कोई सोशल सर्विस, सोशल वर्कर या सोशल एक्टिव दूसरा के लिए कर रहा है, अपना लिए नहीं कर रहा है, ऐसे बोल के चीज़ होता ही नहीं। एवरीबॉडी इज डूइंग ए बिजनेस। हाँ, आप जैसे कि आपको दुकानदार जो बिजनेस कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं कर रहा है। अभी कुछ बेच रहा है, प्रॉफिट उसको डायरेक्ट इंस्टेंटली मिल रहा है, उससे चल रहा है। अब जैसे कि हम एक एक्टिविस्ट, हम जो एक्टिविटी कर रहा है ये भी मेरा एक सर्विस मोटिव है, क्योंकि अभी हम कर रहा है तो हम क्या सोसाइटी मतलब हम देखना चाह रहे हैं कि जो एक आपका एडिक्शन फ्री हो। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस सोसाइटी में मेरा जो आपका नेक्स्ट जनरेशन है वो जिएगा ना, जिससे मेरा रिश्ता है, मेरा बेटा हो गया, बेटी हो गया, भाई हो गया, जो भी हो गया, अगर वो कोई भी नहीं आएगा मुझे, हम तो नहीं करेगा ना। एवरीबॉडी इज सेल्फिश। हाँ, सिर्फ फर्क उतना है कि जो आपका कमर्शियल बिजनेस है वो इंस्टेंट प्रॉफिट ढूंढ रहा है, हम जो देख रहा है हम थोड़ा सा लेट वे में देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में देख रहा है। लेकिन आई एम ऑल्सो डूइंग ए बिजनेस। हम ऐसा सोसाइटी बनाना चाहता है, ऐसा हम मतलब हम चाहता है, मतलब छोटा सा होने से भी हम एक ऐसे सोसाइटी देखना चाहता है जो सेफ हो मेरा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अगर मेरा नेक्स्ट जनरेशन अगर आएगा ही नहीं बोलने तो हम शायद नहीं करेगा होगा ना। तो इसमें इस्लाम हमेशा दो ये इसी चीज़ को हम दो तीन जगह में बोला भी है कि nobody is doing for nobody, everybody is doing for themselves। फर्क सिर्फ इतना है कि somebody is doing for instant profit and few are doing for long term profit। हम तो वो कर रहा है क्योंकि हमको ऐसा एक सोसाइटी मतलब कंट्रीब्यूट करके क्रिएट करना चाहता है, मेरा विश है, जहाँ में मेरा जो आने वाला नेक्स्ट जनरेशन है वो एटलीस्ट एडिक्शन फ्री हो, वो सेफली रहे। क्योंकि अभी जैसे कि हम कितना दूसरा का क्रिएट किया सोसाइटी को हम कितना एक्सपेक्ट करता रहेगा, कैसे मेरा नेक्स्ट जनरेशन को दूसरा आदमी सजा सजा के देता रहेगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। और सब ऐसे ही सोचेगा तो इस सोसाइटी का क्रिएशन नहीं होगा। You have to do what you are in what you are good at. I have to do what I am good at. तो addiction is a field I feel where मतलब I am bit better than those who are not users. तो आप understand करते हैं उस चीज़ को। So I am trying to contribute in the best possible way, in the smallest possible way I can. ये है, and this is very selfish motive। हाँ, तो लंबा दिख रहा है, that is the only difference। I am also doing a business and I am doing it for myself। हम कोई सोसाइटी के लिए, इसके लिए, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। So that's it, my friends. So it was a very wonderful experience to have you in our talk show, which is Real Talk। और आज का conversation काफ़ी ही real रहा, organic रहा, and I think कि हम लोग ऑडियंस को है वो मैसेज पहुंचा होगा, वो पॉजिटिव जो मैसेज जो रियल टॉक के थ्रू से मतलब हम लोग ऑडियंस को पहुंचाना चाहता था, which should be very real in my conscience जो हम सोचा था। So I think वो मैसेज पहुंच गया होगा, and I would really like to thank you so much, and at the same time I would like to wish you best of luck in your journey। जो फ्यूचर में आप और भी नोबल कोर्स करेगा, and I expect you to do that, and I know कि आप करेगा। Thank you so much for coming here in this talk show। थैंक्स फॉर कॉलिंग, अच्छा लगा, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम का जैसा भी हुआ, सो थैंक यू सो मच।